हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स में फिर से हम एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यू नो दैट प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफाज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। आपको पता है कि जो प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल। बैक्टीरियोफाज इसीलिए क्योंकि उसके पर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स। इसका सबसे ज़्यादा मतलब कि कॉपी नंबर होता है, बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज। कुछ प्लाज्मिड्स के अंदर ओनली 1 और 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है पर सेल, बट अदर्स के पास 15 to 100 कॉपीज पर सेल प्रेजेंट होती हैं। द नंबर्स कैन गो इवन हायर। ये नंबर और ज़्यादा तक भी जा सकते हैं। इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए। अगर हम क्या करते हैं, किसी एलियन पीस ऑफ यानी कि कोई फॉरेन डीएनए को बैक्टीरियोफाज के साथ अटैच करते हैं या प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच करते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। हम क्या कर देते हैं, उसके नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कॉपी नंबर के इक्वल और ऑफ द प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। Vectors used as at present are engineered in such a way that help easy linking of foreign DNA। वेक्टर्स का क्या काम होता है कि हम फॉरेन डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। वेक्टर्स एज अ व्हीकल काम करते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा डीएनए है, जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं वेक्टर्स यानी कि व्हीकल्स। एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, और सेलेक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर से। इसके बाद आगे आ जाते हैं। द फॉलोइंग आर द फीचर्स आर यूज रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। अब फीचर कौन कौन से होते हैं जब हम किसी वेक्टर को मतलब कि किसी डीएनए को क्लोन कराते हैं, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए उस वेक्टर के अंदर। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ये हमारी यहाँ पे समझेंगे हम इसको। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम ORI से भी डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हमारी डीएनए की कुछ सीक्वेंस होती है, ठीक है। हम इसको कुछ भी सपोज कर देते हैं CTAGC। सपोज ये हमारी क्या है, ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ से क्या होगा, हमारा जो डीएनए है वो कॉपी नंबर मतलब कि अपना इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, मतलब कि यहाँ से वो जो रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगी। होस्ट सेल के अंदर होता है ये सब, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या थी, एक डीएनए की सीक्वेंस जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। सेकंड पॉइंट है एनसीईआरटी के अंदर, सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स हमारे वो मार्कर्स होते हैं जो हमारा हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में। ये आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स को फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं। ये कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इज ए प्रोसीजर थ्रू विच आ पीस ऑफ डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, कैसे अलग करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, एक डीएनए का पीस लेते हैं, पीस ऑफ डीएनए, और उस पीस ऑफ डीएनए को हम क्या करते हैं, किसी होस्ट के अंदर एंटर कराते हैं, ठीक है। होस्ट कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जो नॉर्मली जीन्स होंगी एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक सच एस एम्पिसिलिन है, क्रोमेफिनॉल है, टेट्रासिलिन है और केमाइसिलिन है, आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई।
और इनको जो सेपरेट किया था उसने ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को वो कलर के बेसिस पे किया था। ठीक है, मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स थे वो कलर प्रोड्यूस कर रहे थे, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स थे वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। इसके बाद थर्ड आता है एनसीईआरटी में क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी, हम किसी, जब कोई हमारा सपोज फॉरेन डीएनए है, हमें उस फॉरेन डीएनए को अपने होस्ट के अंदर एंटर कराना है। सबसे पहले हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हम उसको अटैच करेंगे वेक्टर के साथ या प्लाज्मिड के साथ, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे होस्ट के अंदर। फिर होस्ट के अंदर जाने के बाद होस्ट की जो डीएनए है उसके अंदर कुछ सीक्वेंस होगी, सपोज ATGC है। ये वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, मतलब कि ये ORI है हमारी। ठीक है, तो फिर हमें क्या चाहिए? ये रिकॉग्निशन साइट है फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इसको कट कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, वो इसको कट करेगा। वो कैसे कट करेगा? वो यहाँ से भी कट कर सकता है, यहाँ से भी कट कर सकता है। तो जब वो इस वे में कट करेगा तो स्टिकी एंड्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर वो आउटसाइड यहाँ से या फिर यहाँ से कट करेगा तो फिर ये नॉर्मल कटिंग होगी, इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। जब एंडोन्यूक्लियस कट करेगा तो वो यहाँ से कट करेगा और स्टिकी एंड्स बनाएगा, और जब एक्सोन्यूक्लियस कट करेगा वो आउटसाइड से कट करता है। अब इसके बाद एनसीईआरटी में दे रखा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स। अगर मतलब कि एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं हमारे वेक्टर के अंदर, विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। क्या कर देगा? अगर एक से ज़्यादा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, तो वो कहीं कहीं से भी कट कर देगा उस सीक्वेंस को, और कहीं से भी कट करेगा तो वो उससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जीन क्लोनिंग ईजी नहीं होगा। सबसे मेन एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर हमारा PBR322 का, ये रहा। इसमें हमारे पास दो रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एक है एम्पिसिलिन, एक है टेट्रासिलिन, और ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए साइट्स प्रेजेंट है, जहाँ पे हम इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है साइट्स, जैसे कि HIND3 है, और कौन सा है, BAM-H1 है, SEL1 है, और ORI है। मतलब कि इस रीजन से क्या होती है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ये दे रखा है जो BAM-H1 है, साइट ऑफ टेट्रासिलिन। BAM-H1 किसकी साइट पे है? टेट्रासिलिन पे। और PST1 और PVU1 किस पे है? एम्पिसिलिन की पे प्रेजेंट है। इसके बाद दे रखा है इन्होंने एनसीईआरटी में हमें, यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, द रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड विल लूज tetrasilin resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on tetrasilin containing medium। हम क्या करेंगे? जो हमारा DNA है उसको टेट्रासिलिन मीडियम पे रखेंगे, और यहाँ से टेट्रासिलिन मीडियम पे रखने के बाद हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट्स और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, और किस, मतलब कि उसके अंदर कैसे पता करेंगे? जिसके अंदर टेट्रासिलिन होगा उससे पता लग जाएगा हमें। इसके बाद दे रखा है आगे एनसीईआरटी में नेक्स्ट बताया गया है हमें, नेक्स्ट आता है वेक्टर्स जीन क्लोनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें एक TDNA आता है हमारे पास, TDNA क्या होता है? TDNA नहीं, TI प्लाज्मिड। ठीक है, TI प्लाज्मिड, ये जो TI प्लाज्मिड है ये किससे लिया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस है। इसमें एक एग्जाम्पल लेके बता रखा है हमारा प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वेक्टर क्लोनिंग का, जिसमें एग्जाम्पल लिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस का। इसके अंदर हमने TDNA को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, TDNA को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया था। क्यों कराया था? क्योंकि जो पहले क्या होता था, जो एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, ये क्या करता था? जो हमारे प्लांट्स होते थे, ठीक है, ये सपोज कोई भी प्लांट्स है, इन प्लांट्स के अंदर जाके इनमें कैंसर
या फिर ट्यूमर कोज कर देता था। तो इस डिजीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस में कुछ मॉडिफिकेशंस किए। मॉडिफिकेशंस क्या किए हमने, इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, टीडीएनए हमने ऐड कर दिया। ठीक है, टीडीएनए ऐड करने के बाद ये क्या होता है, उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, मतलब कि उनको ये डिजीज़ कोज नहीं करता, ये इसमें ये बता रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम मेथड्स बता रखे हैं होस्ट के अंदर हम अपने डीएनए को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। होस्ट के अंदर मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ में यहाँ पे ये कुछ मेथड्स है जिससे हम होस्ट के अंदर अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट इन अ मेथड एज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, एक छोटा सा इंजेक्शन होता है जिसके अंदर हम वो जो जीन्स हमें चाहिए उसको डाल के और उसको इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर पहुंचा सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाता है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर उस एनिमल सेल की। इन अनदर मेथड, अलग मेथड क्या है, सुटेबल फॉर प्लांट सेल्स आर बोम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन आर कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बॉलिस्टिक्स और जीन गन। इस मेथड में क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है। बम्बार्ड क्या होता है, मतलब कि उसके अंदर पहुंचाया जाता है थ्रो, मतलब कि बम्बार्ड होता है टकराना एक तरह से। हाई वेलोसिटी के साथ गोल्ड और टंगस्टन की कवरिंग होती है उस डीएनए के ऊपर, और जीन गन की हेल्प से, कोई जीन गन है उसकी हेल्प से, जो मतलब कि जैसे बंदूक है उसके अंदर हम क्या डालते हैं, गोली डालते हैं। उस गोली क्या है, वो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और जीन गन है जो तुमने पकड़ी हुई है, उसके अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा डीएनए होता है उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग होती है। एंड द लास्ट मेथड क्या है, डिसआर्म्ड पैथोजेंस। जो पैथोजन होता है हम उसको डिसआर्म कर देते हैं। डिसआर्म्ड वेक्टर्स व्हेन वी अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल्स ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, और फिर डिसआर्म करके हम उसको क्या कर देते हैं, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप्स यहाँ पे देखते हैं हम। प्रोसेस में सबसे पहले स्टेप्स आ जाते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले तो हम किसी को आइसोलेट करेंगे। प्रोसेस लिखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग से, प्रोसेस पूरी, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, RDTK। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे फर्स्ट स्टेप आता है हमारा आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन हम कैसे करते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए की आइसोलेशन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीएनए है सपोज, हम किसी भी प्लांट वगैरह का कोई डीएनए निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, जो भी सपोज ये कोई हमारे पास प्लांट का पार्ट था, हमें इसका डीएनए निकालना है। ठीक है, इसका डीएनए निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको मोटर और पेस्टन की हेल्प से इसको क्या कर लेंगे, बिल्कुल वो कर लेंगे, इसका मतलब कि एक तरह से बारीक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फ़िल्टर पेपर की हेल्प से फ़िल्ट्रेट कर लेंगे। ये फ़िल्ट्रेट आ जाएगा हमारे पास। फ़िल्टर पेपर की हेल्प से फ़िल्ट्रेट करने के बाद उसमें हम क्या ऐड करेंगे, चिल्ड इथेनॉल। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। उस चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से पहले हम एक और चीज़ करेंगे, इसके अंदर हम प्रोटीएज एंजाइम ऐड करेंगे। प्रोटीएज हमारा क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन को। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, खाली डीएनए तो है नहीं। तो हमें खाली डीएनए लेने के लिए हमें उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोटीएज ऐड कर देंगे जो हमारा प्रोटीन को ख़त्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीएज के बाद हम इसमें आरएनएज ऐड कर देंगे जो आरएनए को भी ख़त्म कर देगा, जो डाइजेस्ट करेगा आरएनए को। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, हमारी ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि इसके अंदर अब क्या है, डीएनए बचा है। तो उस डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए हम उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से हमारे क्या होंगे, बाकी सब तो सेटल डाउन हो जाएगा, जो डीएनए के थ्रेड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक मेथड होता है जिसमें हम डीएनए को प्योरीफाई करते हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन है। इसके बाद है
इसके बाद है हम उसको कटिंग। आइसोलेशन के बाद आता है सेकेंड स्टेप, दैट इज कटिंग। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। किसी स्पेसिफिक लोकेशन से अगर हमें उस डीएनए को कट करना है, ठीक है, इसके लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहले ये होता क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम एक डीएनए का सैंपल लेते हैं, ठीक है, डीएनए का सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को हमें क्या करना होता है, क्या करते हैं पीसीआर में? हम पीसीआर में उस डीएनए के सैंपल को क्या करेंगे, मतलब कि उसकी कॉपीज़, एक तरह से रेप्लिकेशन हो जाती है, उसकी कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है। हमने एक्सट्रैक्ट कहाँ से कर लिया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब हमें वो डीएनए का पीस मिल चुका है जो हमें डिज़ायर्ड चाहिए। अब इतना कम डीएनए है तो उसको जाहिर सी बात है हमें मतलब कि और कॉपीज़ बनाने की ज़रूरत है। तो और कॉपीज़ उस डीएनए की किससे बनेगी? पीसीआर से बनेगी। तो पीसीआर में हमारे मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डीनेचुरेशन का। डीनेचुरेशन का एक बात ध्यान रखना, पीसीआर करते टाइम हमारा जो है क्या होना चाहिए, हमारे पास एक टेम्पलेट रिक्वायरमेंट्स हैं ये, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो तुम्हारा आगे फर्दर कॉपीज बनाएगा। थर्ड और क्या होना चाहिए? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको DNTPS भी बोलते हैं। फोर्थ क्या होना चाहिए? बफर होना चाहिए ताकि तुम्हारा पीएच स्टेबल रहे, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास एक मैग्नीशियम आयन होता है जो एज ए को फैक्टर काम करता है डीएनए की रेप्लिकेशन में। अब स्टेप्स पे आ जाता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है? सपोज हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स गिवन है डीएनए के, ऐसे ये स्टैंड है, ये 5-2 3-3-2 5-। हम इसको 92 से 94 डिग्री तक टेम्परेचर पे हीट देते हैं और हीट के कारण हमारा ये जो स्ट्रैंड है ये डीनेचर हो जाता है, मतलब कि इसके स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे कुछ ये स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे इसमें। ये मतलब कि डीनेचुरेशन स्टेप में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड है स्टेप हमारा एनिलिंग। एनिलिंग स्टेप में हमारे प्राइमर्स बाइंड होंगे। प्राइमर्स कैसे बाइंड होंगे? ये डीएनए सेपरेट हो चुके हैं स्टैंड्स हमारे, ठीक है। एक 5-2 3- है, एक 3-2 5- है। एक प्राइमर यहाँ बाइंड होगा इसको फॉरवर्ड बनाने के लिए और एक यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिवर्स प्राइमर और इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है हमारे पास एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन स्टेप में क्या होता है? अब हमारे पास एक्सटेंशन स्टेप में हमारे 2 स्टैंड बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि टैग पॉलीमरेज बाइंड हो जाता है, ठीक है। इधर भी क्या बाइंड हो जाएगा? टैग पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा यहाँ पे और एज ए रिजल्ट हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाते हैं। और एक बात और दी गई है हमें एनसीईआरटी में कि अगर हम इसकी ऐसे ये बन जाता है, अगर हम इसकी इसी स्टेप को 30 साइकिल्स रिपीट कर देते हैं इसकी, तो हमारे पास 1 बिलियन कॉपी बन जाती हैं, ठीक है। ये दिया गया है और इसमें हम टैग पॉलीमरेज आ गया यानी कि थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं जो कि थर्मस एक्वेटिकस से लिया गया है। ये पॉइंट नीट में भी बहुत पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया से लिया गया है टैग पॉलीमरेज, कौन से लिया गया है? थर्मस एक्वेटिकस से, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड जो हमारा डीएनए है उसकी डीनेचुरेशन में हेल्प करता है, डीनेचुरेशन नहीं होने देता, ठीक है। इसके बाद है हमारा, आगे आ जाते हैं हम फर्दर एनसीईआरटी में। हमने ये प्रोसेस समझ लिया है इधर, ये पीसीआर पूरा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें मतलब कि ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता इससे खास, ना ये इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी हमें करनी है तो कंप्लीट एनसीईआरटी तो करते हैं इसको भी। When you insert a piece of alien DNA into the cloning vector and transfer into bacteria,
क्या किया तुमने, कोई एनिमल या प्लांट सेल से फॉरेन डीएनए ले लिया, एलियन डीएनए, उसको ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरियल सेल में और वो मल्टीप्लाई कर गया। इन ऑल ऑलमोस्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम इज़ टू प्रोड्यूस ए डिज़ायरेबल प्रोटीन। अब क्या होगा उसके बाद, एम क्या होगा कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए सब कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है कि हमें रिजल्ट भी अच्छा मिले, यानी कि डिज़ायरेबल प्रोटीन मिले। हैज़ देयर इज़ अ नीड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस। कहा क्या होता है अब, रिकॉम्बिनेंट डीएनए खुद को एक्सप्रेस करेगा। जो फॉरेन जीन एक्सप्रेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, जो फॉरेन जीन है वो किसी एप्रोप्रिएट कंडीशन पे ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है। इसके बाद यहाँ पे देखो, इफ़ एनी, एक से हाँ, इफ़ एनी एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हिट्रोजिनस होस्ट, अगर कोई एनकोडिंग जीन अपने आप को किस में एक्सप्रेस करती है, हिट्रोजिनस होस्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं। इसके बाद इसमें कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप। इसके बाद आता है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या है, इसमें क्या है, जो स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, उसको क्या करते हैं, अब हमारे पास स्मॉल अमाउंट में वो आ चुका है, अब हमें उसको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए वो हमें, मतलब कि तो यहाँ पे हमारे काम आते हैं बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स की लार्ज वॉल्यूम कितनी होती है, 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वॉज रिक्वायर्ड। Thus, bioreactors can be taught as a vessels in which raw materials are biologically converted. इसमें क्या होता है, बायोरिएक्टर्स में हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और उससे हमें क्या मिल जाता है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाता है या इंडिविजुअल एंजाइम्स एट्सेट्रा। यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स, इसमें हम किस किस का यूज़ करते हैं, माइक्रोबियल प्लांट का, एनिमल का और ह्यूमन सेल्स का। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमल कंडीशंस, बायोरिएक्टर क्या करते हैं, क्यों मिलता है हमें लार्ज स्केल पे, क्योंकि जो हमें मतलब कि जो हमने उसके अंदर डाला है, जो उसको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, जो उसको मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में होने के लिए, वो सब ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं बायोरिएक्टर। फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, यानी कि टेम्परेचर देते हैं उसको, सूटेबल पीएच देते हैं, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सब देते हैं। ये बायोरिएक्टर्स के डायग्राम दे रखे हैं हमें कुछ। इसके बाद है, एक स्टीयरिंग टैंक रिएक्टर होता है, इस यूजुअली सिलेंड्रिकल होता है और विद ए कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट। उसका कर्व्ड बेस होता है क्योंकि क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वो मिक्स करता है, मिक्स करता है हमारे पास जो भी उसके अंदर क्या होते हैं, जो भी कंटेंट होता है। द स्टीयर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी throughout the bioreactor. Alternatively, air can be bulbed throughout the reactor. Air बाहर निकल जाती है. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system or an oxygen delivery system. So ये सब systems present होते हैं, उसको मतलब कि optimal pH, temperature और small amount of culture डालते हैं, periodically डालते रहना चाहिए। तो ये सब बायोरिएक्टर में होता है। डाउन स्ट्रीमिंग होती है उसकी मार्केटिंग, मतलब कि सब कुछ हो चुका है, बन के तैयार हो गया है वो हमारा प्रोडक्ट, अब उसको मार्केटिंग करना है, मार्केट में बेचना है। तो इसमें हमारा क्या आता है, इसमें आ जाता है सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, विच आर कलेक्टिवली रेफर्स टू डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हम उसको सेपरेट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेशन सच एज फॉर्मुलेशन टू अंडरगो थ्रो क्लिनिकल ट्रायल्स एज इन केस ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के केस में भी होता है। स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो इसमें बता रखा है कि जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है वो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होती है, वेरी करती है। और इन केस ऑफ ड्रग्स क्या होता है, फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो, ये सब कुछ होता है। और इसमें कंट्रोल टेस्टिंग होती है स्ट्रिक्टली। तो इसका मतलब है उसकी जो कोई प्रोडक्ट बना है उसकी पहले टेस्टिंग होगी, पहले सेपरेशन, फिर वो प्योरीफाई होगा, फिर वो टेस्टिंग वगैरह होगी, तब वो मार्केट में आता है, फिर उसकी मार्केटिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू।